नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का एग्जाम मॉन्क चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग संस्कृति आईएएस का बीपीएससी 17वीं के लिए जो टेस्ट पेपर सेकंड है, जिसमें ज्योग्राफी पर बेस्ड क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। इस टेस्ट पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन है, जिसके पहले 55 क्वेश्चन को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन से पहले एक अपना डिस्क्लेमर है, यह देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है यह कहता है 16 वन के बारे में। 16 वन निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में पाया जाता है। तो 16 वन जो साउथ इंडिया में आपको पाया जाता है, जो यह आपको किस पर्वत श्रेणी में पाया जाता है, तो यह आपको मैकाल श्रेणी, नीलगिरी श्रेणी, सतपुरा श्रेणी और पलानी श्रेणी में पाया जाता है। तो 16 वन जो है, 16 शब्द जो है चोला शब्द से बना है। जैसे चोला का मतलब क्या होता है, ठंडा जगह, कूल प्लेस और कूल फॉरेस्ट। तो चोला 16 जो है वो आपको चोलाई शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है ठंडा जगह। और यहाँ पर जो है बहुत ही कीमती जो आपको वृक्ष होता है वो पाया जाता है 16 वन में। तो 16 वन में आपको कीमती वृक्ष पाया जाता है, और ये 16 जो है आपको चोलाई शब्द से बना हुआ शब्द है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको डी होगा। 16 वन किस पर्वत श्रेणी में पाया जाता है, तो यह आपको, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में मोलेसिस बेसिन नाम से भी जाना जाता है। किस राज्य को मोलेसिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा मोलेसिस बेसिन के रूप में हम लोग जो है किसको जानते हैं, तो मिजोरम को हम लोग मोलेसिस बेसिन के रूप में भी जानते हैं। तो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नदी पंचनद में शामिल नहीं है। तो पंचनद जो 5 नदियां पंजाब से होकर बहती है, जो आपको सिंधु नदी में मिलती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पंचनद। तो यह जो है पंचनद में कौन कौन सी नदियां शामिल है, तो सतलज, रावी, झेलम, चेनाब और ब्यास। ये जो 5 नदियां जो सिंधु में मिलती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पंचनद। सिंधु खुद जो है पंचनद का भाग नहीं है। तो याद रखिएगा यहाँ पर पंचनद में कौन सी 5 नदियां हैं, तो सतलज, रावी, झेलम, ब्यास और चेनाब। यह 5 नदियां जो सिंधु में मिलती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पंचनद। सिंधु खुद पंचनद में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। यहाँ पर लद्दाख है, लद्दाख में कौन सा झील है, तो लद्दाख में आपको पेंगोंग तौसी झील लद्दाख में पाया जाता है। केरल में जो झील है वेम बांड झील आपको केरल में पाया जाता है, सही है। तो राजस्थान में पिछोला झील, तो राजस्थान में एक गांव है पिछोला, वहां पर आपको यह झील पाया जाता है, पिछोला झील। तो यह भी याद रखिएगा, राजस्थान में जो है पिछोला झील पाया जाता है। और सिक्किम में आपको जो झील पाया जाता है गुरु डोंगमार झील जो है, यह आपको कहाँ पाया जाता है, तो सिक्किम में गुरु डोंगमार झील जो है 190 किलोमीटर की दूरी पर गंगटोक से है, और यह लगभग में कैपिटल ऑफ सिक्किम है अबाउट 5 किलोमीटर साउथ ऑफ तिब्बतन बाउंड्री है। याद रखिएगा, गुरु डोंगमार झील आपको सिक्किम में, राजस्थान में पिछोला झील, और केरल में बेम्बांड झील, और पेंगोंग तोसो झील जो है लद्दाख में है। यहाँ पर चारों पॉइंट आपको सही ढंग से सुमेलित किया गया। उसके बाद भारत का सर्वाधिक कोयला भंडार निम्नलिखित में से किस क्रम की चट्टानों में मिलता है। तो भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार जो है आपको गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है। याद रखिएगा, भारत में सर्वाधिक कोयला जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है, जिसमें बिटुमिनस क्वालिटी का जो कोयला है वह मिलता है। बिटुमिनस क्वालिटी का कोयला हमको मिलता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी डेल्टा निर्माण नहीं करती है। तो याद रखिएगा, जो आपको गोदावरी, कृष्णा जो है आपको यह डेल्टा बनाती है। गोदावरी और कृष्णा जो है आपको डेल्टा बनाती है। नर्मदा और ताप्ती जो आपको वेस्ट इंडिया की तरफ इधर आता है, आपको नर्मदा और ताप्ती इधर वेस्ट की तरफ फॉलो करता है, गोदावरी और कृष्णा जो है ईस्ट की तरफ फॉलो करता है। तो ईस्ट में जो बे ऑफ बंगाल की तरफ जो नदी जाती है वह डेल्टा बनाती है, और अरेबियन सी में जो नदियां आपको मिलती है सागर में, वह डेल्टा नहीं बनाती, वह क्या बनाता है, स्टूडी बनाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको 6 का आंसर हो जाएगा डी। जो ऑप्शन 1 और 4 जो है यह डेल्टा नहीं बनाता है, ताप्ती और नर्मदा जो है आपको डेल्टा नहीं बनाता। उसका निम्नलिखित में से किसके द्वारा लघु हिमालय को शिवालिक श्रेणी से विभाजित किया जाता है। तो हम लोग जो है मालूम है कि हिमालय का 4 भाग है। 4 भाग में से जो ट्रांस हिमालय है उसको ग्रेटर हिमालय से कौन सा भाग बांटता है, तो इंडो सैंको सचर जोन जो है ये आपको ट्रांस हिमालय को ग्रेटर हिमालय से बांटता है। उसके बाद आपको मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसको बांटता है, तो लेसर हिमालय को ग्रेटर हिमालय से। लेसर हिमालय को ग्रेटर हिमालय से बांटता है, जो उसको कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और मेन बाउंड्री फॉल्ट जो है ये आपको लेसर हिमालय से शिवालिक को बांटता है। तो याद रखिएगा, मुख्य सीमावर्ती भ्रंश जिसको कहते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो मेन बाउंड्री फॉल्ट लेसर हिमालय और शिवालिक का बाउंड्री है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है लेसर हिमालय और ग्रेटर हिमालय का है। और इंडो सैंको जो है ये ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय का भाग है।
और आपको जो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट अरावली और विंध्याचल पर्वत को बांटता है। इसका हिमालय से कनेक्शन नहीं है। बृहद सीमावर्ती भ्रंश जिसको ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं, यह आपको अरावली और विंध्याचल पर्वत को बांटने वाला बाउंड्री है। तो इसमें हमको पूछा है लघु हिमालय और शिवालिक के बीच कौन सा विभाजन करता है, तो यह हो जाएगा आपको मुख्य सीमावर्ती भ्रंश जिसको मेन बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं। ठीक है, उसका निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है? तो जम्मू को जो श्रीनगर से जोड़ता है वह यहाँ पर है आपको बेनिहाल पास। एक बार हम आपको मैप में दिखाते हैं जो जम्मू में बेनिहाल पास कहाँ है और यह किस तरीके से श्रीनगर को कनेक्ट करता है। ये देखिए यहाँ पर भी आपको दिखाए थे, ये जो है 5 नदियां पंजाब से जो बहती, सतलज, रावी, ब्यास, चेनाब और ये आपको इंडस में मिलता है। ये अभी है यहाँ पर जो इंडो सैंको, उसके बाद लेसर हिमालय ट्रांस वाले का मैंने आपको भी बताया, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट के बारे में भी हमने डिस्कशन किया था। अब देखिए ये है जम्मू वाला इलाका, ये है जम्मू वाला इलाका और ये है कश्मीर। तो जम्मू से कश्मीर अगर आपको जाना है तो ये बेनिहाल पास जो है इससे आपको कर जम्मू से कश्मीर जाइएगा। इसमें यही पूछा था जो जम्मू से कश्मीर जाने के लिए कौन सा पास को यूज करना है, तो जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए आपको कौन सा पास यूज करना होगा, यहाँ पर बेनिहाल पास। अगर यहाँ पर रहता तो ये हो जाएगा आपको बेनिहाल पास से आप जाइएगा जम्मू से श्रीनगर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद सनमार्गी पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये पवन निर्दिष्ट पथ का अनुसरण करता है। तो ट्रेड विंड के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। तो डी, ये पवन निर्दिष्ट पथों का अनुसरण करता है, विषुवत रेखा पर इससे घनघोर संवहनीय वर्षा होती है। तो याद रखिएगा जो ट्रेड विंड है यह आपको एक स्पेसिफाइड रास्ता फॉलो करता है। ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और पोलर ईस्टर्ली जो है यह आपको परमानेंट विंड है। तो सनमार्गी पवन जिसको ट्रेड विंड कहते हैं, ये पवन निर्दिष्ट पथ का अनुसरण करता है। तो ये पॉइंट सही है। विषुवत रेखा पर इससे घनघोर संवहनीय वर्षा होती है, संवहनीय वर्षा जिसको कन्वेक्शनल रेन कहते हैं। तो यह पॉइंट सही है। जो इक्वेटर पर ट्रेड विंड के कारण आपको कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है। तो दोनों पॉइंट इसमें से सही है। पूछा कौन सा सही है, तो दोनों पॉइंट इसमें से सही है। सनमार्गी पवन मतलब ट्रेड विंड। ठीक है, उसके बाद है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अर्थात ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन टोन, इसकी उत्पत्ति कर्क और मकर रेखा के मध्य होता है। तो याद रखिएगा जो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है यह आपको जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आता है। सही है। महासागरों के पूर्वी भाग पर इसका प्रवयन क्षेत्र है। तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ ओशियन आर देयर प्रोन एरिया। तो आप याद रखिएगा जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट दोनों जगह पर इसका इम्पैक्ट आता है। ये समुद्र और स्थल में समान रूप से प्रभावित होता है। याद रखिए जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो आपको समुद्र में ओरिजिनेट होता है, इसलिए जो आपको समुद्र के किनारे वाला इलाका है वहां पर साइक्लोन का इम्पैक्ट ज्यादा होता है। जैसे ही साइक्लोन जो है आपको लैंड इलाका में आता है तो साइक्लोन का इम्पैक्ट कम होने लगता है। तो ये समुद्र और स्थल में समान रूप से प्रभावी नहीं होता। समुद्र पर साइक्लोन ज्यादा इम्पैक्टेड होता है, जो बाउंड्री वाला इलाका है, बीच वाला इलाका, वहां बहुत उससे कम। और जैसे ही आपको स्थल वाले इलाका में आता है तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का इम्पैक्ट जो है वह कम होने लगता है। तो समुद्र और स्थल में समान रूप से प्रभावी नहीं होता। महासागरों के पूर्वी भाग इसका प्रबंध क्षेत्र गलत है। साइक्लोन आपको समुद्र के जो कंटिनेंट के पूर्वी और पश्चिमी दोनों, जैसे यहाँ पर आप इंडिया का देखिए तो बे ऑफ बंगाल में भी साइक्लोन आता है और अरेबियन ओशियन में भी आपको साइक्लोन आता है। इंडियन ओशियन में भी, इधर अरेबियन ओशियन में भी साइक्लोन आता है। तो ईस्ट और वेस्ट दोनों में आता है। तो यहाँ पर दो जो है केवल पूर्वी दिया है, दोनों में समुद्र और स्थल में समान दिया, तो ये गलत है। इसकी उत्पत्ति कर्क और मकर रेखा के मध्य होता है। तो इसमें केवल ऑप्शन 1 जो है यह आपको सही है। उसका निम्नलिखित में से कौन सा मेघ चक्रवातों के आगमन की पूर्व सूचना देता है? तो जो आपको साइक्लोन के आगमन की सूचना किस प्रकार का बादल से मिलता है? तो साइक्लोन के आने की सूचना जो हमको सीरस साइक्लोन मेघ से मिलता है। 4 प्रकार का मेघ जो क्लाउड होता है वो 4 प्रकार का होता है। एक है आपको यहाँ पर जो सीरस क्लाउड, उसके बाद ये जो है यहाँ पर इंग्लिश में ही दिखाएंगे, ये बहुत ज्यादा हिंदी। देखिए तो 4 प्रकार का जो क्लाउड है, एक है सीरस क्लाउड, दूसरा है कुमुलस क्लाउड, उसके बाद स्टेटस क्लाउड और निम्बस क्लाउड। जो मेन 4 प्रकार का क्लाउड है, जो हम लोग मेन 4 प्रकार के क्लाउड पढ़ते हैं वो है सीरस क्लाउड, क्यूमुलस क्लाउड, स्टेटस क्लाउड और निम्बस क्लाउड। आसमान में जो सीरस क्लाउड होता है ये सबसे ज्यादा हाइट पर होता है। और अगर सीरस क्लाउड हमको दिखता है आसमान में तो सीरस क्लाउड जो है आपको यह बताता है जो साइक्लोन आने की संभावना बन रही है। तो सीरस क्लाउड जो सबसे आसमान में सबसे हाई हाइट पर होता है, सबसे ऊंची हाइट पर होता है, सीरस क्लाउड को देख के हम लोग साइक्लोन के आने की संभावना का पता करते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में कौन सा देश काला सागर की सीमा पर अवस्थित है? तो जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी के चारों ओर कौन सा कंट्री है? तो इसमें पूछा कौन सा कंट्री नहीं है।
तो याद रखिएगा ब्लैक सी के चारों ओर आपको कौन सा कंट्री नहीं है, तो सर्बिया जो है यह आपके ब्लैक सी के बाउंड्री को शेयर नहीं करता। एक बार हम आपको ब्लैक सी का मैप दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आए, जो ब्लैक सी के चारों ओर कौन सा कंट्री है। तो देखिए यहाँ पर भी हम आपको बताए थे सीरस क्लाउड, ये है सीरस क्लाउड। अभी देखिएगा 2-3 और क्वेश्चन आएगा आपको क्लाउड पर। तो सीरस क्लाउड इस तरीके का होता है, जो सबसे ज्यादा हाइट पर होता है। ये है ब्लैक सी। देखिए ब्लैक सी कई बार एग्जाम में पूछा है, इसके चारों तरफ है कंट्री। तो ब्लैक सी के साउथ में टर्की है, आपको नॉर्थ में यूक्रेन है, और ईस्ट में रसिया और जॉर्जिया है, और वेस्ट में आपको कौन सा है, तो रोमानिया और बुल्गारिया। तो इस तरीके से ब्लैक सी के चारों तरफ टोटल 6 कंट्री है। ब्लैक सी का बाउंड्री जो शेयर करता है 6 कंट्री, यूक्रेन नॉर्थ में, टर्की साउथ में, ईस्ट में रसिया जॉर्जिया, और वेस्ट में रोमानिया और बुल्गारिया। तो यह याद रखिएगा ब्लैक सी से कौन कंट्री बाउंडिंग शेयर करता है। सर्बिया जो है यह आपको ब्लैक सी से कंट्री शेयर नहीं करता। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भूमध्य सागरीय जलवायु से संबंधित है। तो मेडिटेरियन क्लाइमेट से संबंधित कौन सा है, तो शुष्क एवं गर्म ग्रीष्म ऋतु। तो याद रखिएगा जो मेडिटेरियन क्लाइमेट होता है वहां पर ड्राई एंड हॉट समर होता है। जनरली आपको जैसे भारत में गर्मी के मौसम में बारिश होता है, लेकिन मेडिटेरियन क्लाइमेट में गर्मी के मौसम में बारिश नहीं होता, वहां ठंडा के मौसम में बारिश होता है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु में आपको शुष्क और गर्म ग्रीष्म ऋतु होता है, शुष्क है और गर्म होता है। गर्मी में यहाँ पर बारिश नहीं होता है। शीत ऋतु में बरसात, तो यह याद रखिएगा भूमध्य सागरीय जलवायु की जो खासियत है, यहाँ पर शीत ऋतु में विंटर मौसम में आपको बारिश होता है। तो यह पॉइंट सही है। महाद्वीप के पूर्वी भाग में यह विस्तृत होता है। तो याद रखिएगा जो मेडिटेरियन क्लाइमेट है यह आपको कंटिनेंट के वेस्टर्न पश्चिमी भाग में विस्तृत है। भूमध्य सागरीय जलवायु आपको कंटिनेंट के पश्चिमी भाग में, जैसे मान लीजिए ये यूरोप है, यूरोप का पश्चिमी भाग में आपको यह क्लाइमेट देखने को मिलता है, पूर्वी भाग में यह देखने को नहीं मिलता। यहाँ जो क्या है महाद्वीप के पूर्वी भाग में विस्तृत है, गलत है। इसमें से 1 और 2 जो है आपको सही है, थर्ड जो है गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद स्थलीय समीर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 2 प्रकार का विंड होता है, एक होता है जो समुद्र से, कि एक होता है लैंड ब्रिज और दूसरा होता है सी ब्रिज। तो यहाँ लैंड ब्रिज के बारे में पूछा, जो लैंड से सी की तरफ जाता है, तो यह जलीय समीर की तुलना में क्षीण होता है। तो याद रखिएगा जो समुद्र से सी ब्रिज चलता है, सी ब्रिज का जो स्पीड होता है वह ज्यादा होता है, स्थलीय ब्रिज का जो स्पीड होता है वह कम होता है। तो ये जलीय समीर की तुलना में क्षीण होता है। तो यह पॉइंट सही है। इसका प्रवाह स्थलीय भाग पर निम्न एवं सागरीय भाग पर उच्च दबाव बनने से होता है। तो यह बात गलत है। हवा कभी भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की हो जाता है, हवा कभी भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की हो जाता है। तो जब स्थल में हाई प्रेशर बनता है, जब स्थल में आपको हाई प्रेशर बनता है, तब आपको क्या होता है, स्थल से हवा जो है समुद्र की तरफ जाता है। तो हवा हमेशा हाई से लो की ओर जाता है। तो यहाँ पर जो दिया है इसका प्रभाव स्थलीय भाग पर निम्न से सागरीय भाग पर उच्च दबाव बनने से होता है। तो गलत है। जब स्थल भाग पर हाई प्रेशर होता है, सागर पर स्थल पर हाई प्रेशर, सागर पर लो प्रेशर होता है, तब आपको हाई प्रेशर से लो की ओर जाता है। तो स्थलीय समीर जो है आपको लैंड ब्रिज रात में बहता है, लैंड ब्रिज आपको रात में बहता है, और जो है सी ब्रिज वो दिन में बहता है। तो यह याद रखिएगा। तो इसका जो है आपको सेकंड गलत है, फर्स्ट आपको सही है। आंसर क्या हो जाएगा इसमें से, आपको ऑप्शन ए जो है यह आपको सही हो जाएगा। उसके बाद है क्षोभ मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सभी मौसम संबंधी घटनाएं यही होती है। तो ट्रोपोस्फियर जो है, ट्रोपोस्फियर के बारे में यहाँ पूछा, तो याद रखिएगा जो भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो आपको कहाँ होता है, ट्रोपोस्फियर में ही होता है। यह पॉइंट सही है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है। तो ट्रोपोस्फियर का जो हाइट है धरती पर इक्वेटर पर ज्यादा होता है, और ध्रुव पर जो पोल पर उसका हाइट कम होता है ट्रोपोस्फियर का। तो यह जो है ध्रुव पर सर्वाधिक है, तो गलत है। आपको इक्वेटर पर ज्यादा होता है। जेट धाराओं का पथ क्षोभ सीमा के निकट होता है। तो जो जेट स्ट्रीम बहता है वो जेट स्ट्रीम आपको ट्रोपोस्फियर पर ही, ट्रोपोपॉज तक ही जाता है। तो यह भी सही है, क्षोभ सीमा तक ट्रोपोपॉज के निकट होता है। तो यह पॉइंट आपको सही है। उसके बाद है यह पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर तापमान में वृद्धि करता है। याद रखिएगा ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे आप हाइट पर जाइएगा, धरती के जमीन से ऊपर जाइएगा, तो तापमान जो है डिक्रीज करता है। तापमान आप धरती के से ऊपर जाइएगा तो तापमान डिक्रीज करता है। यह जो दिया है तापमान में वृद्धि होता है, तो गलत है। यहाँ पर सेकंड गलत है, फोर्थ गलत है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 का आंसर, आपको 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 और थर्ड जो है यह आपको सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद सागरीय तट के किनारे मलबा निक्षेप से बने उच्च एवं निम्न ज्वार तल के बीच वाले स्थल को निम्न में से क्या कहते हैं, तो पुलिन या आपको बीच कहते हैं। याद रखिएगा जो सागरीय तट के किनारे जो मलबा निक्षेप से बने उच्च एवं निम्न ज्वार तल के बीच वाले स्थल को पुलिन या बीच कहते हैं। ठीक है।
उसके बाद है विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस देशों की सीमा बनाती है? तो विक्टोरिया झील जो आपको अफ्रीकन कंटिनेंट में है, यह किस-किस देशों की सीमा बनाती है? तो यह है युगांडा, केनिया और तंजानिया। युगांडा, केनिया और तंजानिया का सीमा बनाता है। एक बार देखिए तो विक्टोरिया झील के बारे में। ये देखिए आपको यहाँ पर ये है आपको लेक विक्टोरिया, ये देखिए लेक विक्टोरिया, इसका बाउंड्री जो है केनिया, युगांडा और तंजानिया से बनता है। तो 3 कंट्री जो शेयर करता है लेक विक्टोरिया, केनिया, तंजानिया और युगांडा। के बाद में यहाँ इंग्लिश पढ़ा करते हैं। ठीक है, ठीक है। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, यहाँ पे कुछ रिवर का नाम दिया गया, उसका माउथ वो कहाँ पर अपना समुद्र में मिलता है। तो गेरोन सी जो है, गेरोन रिवर जो है, यह आपको कहाँ पे मिलता है? बिस्टूलिया कहाँ पे मिलता है? इब्रो कहाँ पे मिलता है? और वेसर रिवर जो है, यह आपको कहाँ पे मिलता है? तो याद रखिए गेरोन रिवर जो है, यह आपको बे ऑफ बिस्के में मिलता है, सागर में। बिस्टूलिया जो है, यह आपको बाल्टिक सी में मिलता है। इब्रू जो है, इब्रो यह आपको मेडिटेरियन सी में, और वेसर जो है, यह आपको कहाँ पे मिलता है? तो नॉर्थ सी में। तो एक बार हम लोग इस चारों जो सी है, चारों रिवर जो है, उसको हम लोग मैप में देख लेते हैं, ताकि हमको थोड़ा दिन ज्यादा याद रहे यह रिवर। यह देखिए, यहाँ पर जो यह आपको रिवर है, यह पहला जो रिवर है, इस रिवर को क्या नाम था? इस रिवर का नाम है गेरोन रिवर। यह जो रिवर है, यह आपको गेरोन रिवर है, और यह आपको बे ऑफ बिस्के में सागर से अटलांटिक ओशियन में मिलता है। तो याद रखिएगा, यह कौन सा है? गेरोन रिवर। गेरोन गेरोन रिवर आपको बे ऑफ बिस्के में सागर से मिलता है। उसके बाद यहाँ पर बिस्टू, ये जो है बिस्टूला, बिस्टूला जो पोलैंड का एक इंपॉर्टेंट रिवर है, बिस्टूला जो पोलैंड का इंपॉर्टेंट रिवर है, यह आपको बाल्टिक सी में समुद्र से मिलता है। याद रखिएगा, बाल्टिक सी में समुद्र से मिलता है बिस्टूला। तो बिस्टूला कहाँ का है? पोलैंड का है। उसी तरीके से इब्रो रिवर, अभी हम आपको बताए थे, इब्रो रिवर जो है, यह आपको स्पेन का इंपॉर्टेंट रिवर है, और यह अपना पानी जो है मेडिटेरियन सी में समुद्र से मिलता है। तो इब्रो रिवर का माउथ कहाँ पर है? तो मेडिटेरियन सी में। इब्रो रिवर कहाँ पर है? तो स्पेन का है। उसी तरह से जर्मनी में जो वेस्टर रिवर है, जर्मनी का जो वेस्टर रिवर है, ये आपको समुद्र में कहाँ से मिलता है? तो नॉर्थ सी से। तो एक बार फिर से बता देते हैं, जर्मनी में वेस्टर रिवर है, ये समुद्र में कहाँ से मिलता है? तो नॉर्थ सी में। उसके उसी तरीके से स्पेन में जो इब्रो रिवर है, जो स्पेन से निकलता है, यह आपको मेडिटेरियन सी में समुद्र में मिलता है, स्पेन का। उसी तरह से विस्टुला जो है, जो पोलैंड का इंपॉर्टेंट रिवर है, यह आपको बाल्टिक सी में मिलता है। और यह जो आपको यहाँ पर फ्रांस का जो ये है, फ्रांस का क्या नाम था? गेरोन। गेरोन रिवर जो है बे ऑफ बिस्के में, यहाँ पर अटलांटिक ओशन में मिलता है। इस तरीके से 4 रिवर और उसका माउथ के बारे में जो लोकेशन पूछा था, ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, तो वेसर कहाँ पर था? जर्मनी में था। इब्रो कहाँ पे था? आपको स्पेन में था। इस इब्रो जो मेडिटेरियन से मिला था, बिस्टुला पोलैंड में था। गेरोन कहाँ पर था? तो फ्रांस में था। ये हम लोग देखे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेपरेट्स इटली फ्रॉम द अल्बानिया? तो इटली को स्पेन से, इटली को अल्बानिया से कौन सा स्टेट अलग करता है? याद रखिएगा, इटली को स्पेन से स्टेट ऑफ ओटरांटो अलग करता है। इटली को अल्बानिया से स्टेट ऑफ ओटरांटो अलग करता है। तो यह जो है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। इटली, और यहाँ जो स्टेट का नाम दिया गया, स्टेट ऑफ डेविस, स्टेट ऑफ बोनी टेक्यो, स्टेट ऑफ मिसिनिया, यह सब स्टेट कहाँ पर है, यह भी आपको बताते हैं। इससे पहले इसका आंसर देख लीजिए। इटली को अल्बानिया से कौन सा स्टेट सेपरेट करता है? तो आंसर होगा स्टेट ऑफ ओटरांटो। स्टेट ऑफ ओटरांटो जो है, इसको थोड़ा सा देखते हैं, ये कहाँ पर। ये देखिए, ये है आपको, ये है आपको इटली, ये है आपको इटली, और ये है अल्बानिया। और यहाँ पर जो स्टेट है, इस स्टेट का क्या नाम है? स्टेट ऑफ ओटरांटो। तो इटली और अल्बानिया को जो स्टेट अलग करता है, उस स्टेट का क्या नाम है? स्टेट ऑफ ओटरांटो। उसी तरीके से आपको दूसरा कौन सा है यहाँ पर था? स्टेट ऑफ मेस, स्टेट ऑफ मेसिनिया और स्टेट ऑफ ओटरांटो। ठीक है, अल्बानिया वैसे दिखा दिए। एक है स्टेट ऑफ बोनीफेसियो। स्टेट ऑफ बोनीफेसियो जो कोर्सिका और सार्डिनिया के बीच, यहाँ पर देखिए, ये है स्टेट ऑफ बोनीफेसियो। ये हो गया। तो स्टेट ऑफ बोनीफेसियो जो है आपको कोर्सिका और सार्डिनिया को अलग करता है। उसके बाद डेविस स्टेट है। डेविस स्टेट जो है कनाडा को अलग करता है। ये जो आपको कौन सा है? आपको डेविस स्टेट जो है, एक सेकेंड,
ठीक है, जो आपको ग्रीनलैंड, तो ये जो है डेविस स्टेट आपको कनाडा और ग्रीनलैंड को अलग करता है। ये सबसे बड़ा स्टेट है, ये दुनिया का वाइटेस्ट स्टेट है। तो डेविस स्टेट कनाडा और ग्रीनलैंड को अलग करता है, ये आपको दिखा दिया। बोनिफेसियो जो था इसमें ये आपको कोर्सिका जो फ्रेंच आइलैंड है और इटालियन आइलैंड सर्डानियो को अलग करता है। तो ये भी बताया, जो स्टेट ऑफ बोनिफासियो कोर्सिका और सर्डानिया को अलग करता है। इसके अलावा स्टेट ऑफ ओट्रांटो तो आपको बता ही दिए, और स्टेट ऑफ मिसिनिया जो है यह आपको सिसिली और कैलबिरिया को अलग करता है। स्टेट ऑफ मिसानियो, हाँ, अब स्टेट ऑफ मिसानियो यहीं पर दिखाइए था। हाँ, देखिए स्टेट ऑफ मिसिना, स्टेट ऑफ मिसिना जो है यह आपको किसको अलग करता है? स्टेट ऑफ मिसिना इज इन द मेडिटेरियन सी बिटवीन द ईस्टर्न टिप ऑफ इटली, ईस्टर्न टिप ऑफ इटली और आइलैंड ऑफ सिसिली एंड वेस्टर्न टिप ऑफ कैलिबिरिया। स्टेट ऑफ मिसानिया यहाँ पर है, जो आपको इटली का ही जो ये भाग है, इसको दो भाग में ये बांटता है, स्टेट ऑफ मिसिनिया। तो फिर से बता देते हैं, यहाँ पे स्टेट ऑफ ओट्रांटो आपको इटली और अल्बानिया को अलग करता है। स्टेट ऑफ ओट्रांटो इटली और अल्बानिया को अलग करता है। स्टेट ऑफ मिसिनिया जो है इटली का ही दो भाग है, उसको यहाँ पर अलग करता है। दो मेडिटेरियन सी में लोकेटेड है बिटवीन द ईस्टर्न टिप ऑफ इटली एंड आइलैंड ऑफ सिसिली एंड वेस्टर्न टिप ऑफ कैलबिरिया। तो यहाँ पे याद रखिएगा स्टेट ऑफ मिसानिया यहाँ पर है। और उसके बाद स्टेट ऑफ बोनिफेसियो जो है कोर्सिका और सर्डानिया को अलग करता है, और डेविस स्टेट जो है आपको कनाडा और ग्रीनलैंड को सेपरेट करता है। यह आपको समझ में आ गया होगा। ये चारों स्टेट समझ में आ गया। उसका विथ रेफरेंस टू सैलिनिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वेस्टर्ली विंड इंक्रीज सैलिनिटी ऑन द ईस्टर्न एज ऑफ द कंटिनेंट। तो याद रखिएगा, जो आपको वेस्टर्ली विंड है यह आपको ईस्टर्न एज में आपको सैलिनिटी को इंक्रीज करता है। तो यह पॉइंट जो है आपको सही है। वेस्टर्न विंड जो है वेस्ट, जो समुद्र का वेस्टर्न वाला इलाका है वहां से हवा को लाता है, तो वहां पर सैलिनिटी कम हो जाता है, और जो पानी है आपको ईस्टर्न एज पर जो है वहां पर सैलिनिटी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो ये सही है। सैलिनिटी डिक्रीजेज ऑन मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। तो इन जनरल ये है, जो इक्वेटर से आप जैसे जैसे पोल की तरफ जाएगा तो सैलिनिटी जो है वो इंक्रीज होता है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों पॉइंट इसमें से सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है आपको सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जल धारा प्रशांत महासागर में प्रभावित नहीं होती है? तो जो आपको ओशियन करंट है, ओशियन करंट कौन सा आपको प्रशांत महासागर में नहीं है? तो याद रखिएगा बेंगुला धारा जो है आपको प्रशांत महासागर नहीं है। इसमें Which of the following water current does not flow into the Pacific Ocean? तो पेरू करंट, ओयूसियो करंट, लानिना एंटी ओशियनिक करंट, तो यह सब जो है आपको पैसिफिक ओशियन का करंट है। बेनगुला करंट जो है यह आपको अटलांटिक ओशियन का करंट है। याद रखिएगा, बेनगुला करंट जो है यह आपको अटलांटिक ओशियन का करंट है। तो इसको हम लोग एक बार मैप में देख लेते हैं। ये देखिए आपको पैसिफिक ओशियन में कौन कौन सा करंट है। तो ये पेरू जो है यह आपको क्या है? यह पैसिफिक ओशियन का करंट है। ओयासियो जो है यह आपको पैसिफिक ओशियन का है। कुरोसियो जो आपको जापान के बाउंड्री पर है, तो यह भी आपको पैसिफिक ओशियन है। उसके बाद बेनुगुला जो है, बेनुगुला जो आपको कोल्ड करंट है, यह आपको अटलांटिक ओशियन का भाग है। तो याद रखिएगा, बेनुगुला जो है यह आपको अटलांटिक ओशियन का भाग है। तो ओशियन करंट भी एकदम अच्छा से याद रखना है, जो कौन सा हॉट करंट है, कौन सा कोल्ड करंट है, और कौन सा किस ओशियन में, किस ओशियन में यह आपको करंट है। जैसे आपको यहाँ देखिए लेब्राडोर करंट, या आपको कोल्ड लेब्राडोर करंट है, यह याद रखिएगा। इसमें से यहाँ पर हो गया। तो बेनुगुला करंट जो है यह आपको अटलांटिक ओशियन का है, पैसिफिक ओशियन का नहीं है। With reference to delta, consider the following statement. The effect of ocean wave on its expansion is negligible. तो जो डेल्टा कोई रिवर बनाता है उस पर ओशियन वेव का इम्पैक्ट बहुत होता है। अगर ओशियन वेव का स्पीड ज्यादा होगा तो डेल्टा जो बनेगा वो उतना ज्यादा बड़ा डेल्टा नहीं बनेगा। रिवर के द्वारा जो डेब्रिस लाया जाएगा वो समुद्र में मिला दिया जाएगा। तो द इफेक्ट ऑफ ओशियन वेव ऑन इट्स एक्सपेंशन इज नेग्लिजिबल, गलत है। ड्यू टू हाई वेलोसिटी ऑफ रिवर इट्स शेप बिकम्स नैरो एंड लॉन्ग। तो यह पॉइंट सही है। अगर रिवर ज्यादा स्पीड से समुद्र में मिलेगा तब जो डेल्टा बनेगा, तब जो है वह डेल्टा का शेप जो है नैरो और लॉन्ग होगा। तो इन जनरल जब रिवर समुद्र से मिलता है तो स्पीड कम होता है, लेकिन इन केस अगर हाई स्पीड से रिवर समुद्र से मिलेगा तो उस केस में क्या होगा, जो डेल्टा का शेप होगा नैरो और लॉन्ग होगा। तो यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है वह सही है और फर्स्ट पॉइंट गलत है, क्योंकि ओशियन वेव का जो इम्पैक्ट है आपको डेल्टा फॉर्मेशन पर बहुत ज्यादा होता है। तो फर्स्ट गलत है, सेकंड आपको सही है। सेकंड कंडीशनल सही है। अगर हाई वेलोसिटी से रिवर समुद्र से मिलेगा तब उसका शेप जो है नैरो और लॉन्ग होगा, बट इन जनरल लो स्पीड से मिलता है
लेकिन ये कंडीशनल सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 का बी हो जाएगा। उसके बाद है आपको मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो डॉगर बैंक जो फिशिंग एरिया है, रीड बैंक जो फिशिंग एरिया है, ग्रेट फिशर बैंक और ग्रांड बैंक, यह सब किस समुद्र में है? तो याद रखिएगा, डॉगर बैंक जो है यह आपको कहाँ पर है? तो डॉगर बैंक आपको नॉर्थ सी में है। डॉगर बैंक कहाँ पर है? नॉर्थ सी में है। रीड बैंक कहाँ पर है? तो ये साउथ चाइना सी में। रीड बैंक साउथ चाइना सी का इंपॉर्टेंट फिशिंग एरिया है। ग्रेट फिशर बैंक जो है यह आपको डेनमार्क का एक इंपॉर्टेंट है लोकेशन है। और ग्रांड बैंक जो है न्यू फाउंडलैंड का एक इंपॉर्टेंट फिशिंग इलाका है। तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं यह मैप में। तो देखिए, ये डॉगर बैंक जो है यह आपको नॉर्थ सी में है। डॉगर बैंक आपको नॉर्थ सी में है। उसके बाद रीड बैंक जो है आपको यह कहाँ पर है? तो साउथ चाइना सी, वियतनाम, ये जो साउथ चाइना सी वाला इलाका है यहाँ पर रीड बैंक यह फिशिंग इलाके के है। उसके बाद जो फिशर बैंक है, ग्रेट फिशर बैंक और लिटिल फिशर बैंक, यह भी आपको कहाँ पर है? नॉर्थ सी में है। ग्रेट फिशर बैंक और लिटिल फिशर बैंक यह भी आपको कहाँ पर है? तो यह भी आपको ग्रेट फिशर बैंक आपको डेनमार्क के पास है। ये देखिए डेनमार्क है यहाँ पर। तो ग्रेट फिशर बैंक जो है आपको कहाँ पर है? तो डेनमार्क के पास है। और उसके बाद ग्रांड बैंक, तो ग्रांड बैंक का लोकेशन भी दिखाते हैं। तो ये है ग्रांड बैंक जो न्यू फाउंडलैंड जो इलाका है आपको वहां पर है। यह भी आपको समझ में आ गया। ये चारों जो फिशिंग इलाका है इसका भी लोकेशन आपको मालूम होना चाहिए। फिशर बैंक यहाँ देखिए, लिटिल फिशर बैंक, ग्रेट फिशर बैंक, ये सब आपको डेनमार्क के। ठीक है, ये देख लिया। ग्रेट फिशर बैंक डेनमार्क, ग्रांड बैंक न्यू फाउंडलैंड, रीड बैंक साउथ चाइना सी और डॉगर बैंक नॉर्थ सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। उसका 38 पैरेलल लाइन डिटरमाइन द बाउंड्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो 38 पैरेलल लाइन जो है ये आपको नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच का बाउंड्री है। याद देखिएगा, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच का बाउंड्री कौन सा है? 38 पैरेलल। उसके बाद है विथ रेफरेंस टू ओशियन सैलिनिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हाई सैलिनिटी ओशन फ्रीजेज लेट। तो पानी में, समुद्र में अगर सैलिनिटी ज्यादा होगा तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वह आपको ज्यादा हो जाएगा। तो ओशियन, हाई सैलिनिटी ओशन जो है आपको फ्रीज लेट्स होता है। यह पॉइंट सही है। हाई सैलिनिटी रीजन्स आर फाउंड अराउंड द पोल्स। तो हाई सैलिनिटी रीजन्स जो है आपको पोल के अराउंड नहीं मिलता, क्योंकि पोल में जो है ग्लेशियर, जो पोल में बर्फ होता है वो बर्फ गलता रहता है, तो वहां से प्योर वाटर ओशन में जाता रहता है। तो यहाँ पर सैलिनिटी कम होता है। और इन जनरल अभी हम आपको बताए थे जो सैलिनिटी, जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगा तो सैलिनिटी जो है इन जनरल डिक्रीज करता है। इसका यह मतलब नहीं है कि इक्वेटर पर सबसे ज्यादा सैलिनिटी होगा। इक्वेटर पर सबसे ज्यादा सैलिनिटी नहीं होता, क्योंकि इक्वेटर पर बहुत ज्यादा बारिश होती रहती है, तो यहाँ पर सैलिनिटी कम होता है। लेकिन इन जनरल क्या है, आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगा तो सैलिनिटी आपका कम होता है। तो हाई सैलिनिटी रीजन आर फाउंड अराउंड द पोल्स, यह गलत है। हाई सैलिनिटी ओशन फ्रीजेज लेट, यह पॉइंट आपको सही है। 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज रिस्पांसिबल फॉर अकरेंस ऑफ डे और नाइट ऑन द अर्थ। तो डे और नाइट जो अर्थ पर होता है इसका रीजन क्या है? धरती 24 घंटे में घूम जाता है, जिसको अर्थ का रोटेशन कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। तो नॉट करेक्टली मैच, तो मार्स का सैटेलाइट, मार्स का दो सैटेलाइट है, एक है फोबोस, तो यह सही है। जुपिटर का कैलिस्टो, यह सही है सैटेलाइट का नाम। सेट्रॉन का सबसे बड़ा सैटेलाइट जो है टाइटन है, तो यह आपको सही है। यूरेनस का पोइबो है, तो यह जो नाम दिया गया यूरेनस का पोइबो, यह आपको नाम गलत दिया गया। याद रखिएगा, यह किसका नाम है? पोइबो। यह भी जो है आपको सेटर्न का ही सैटेलाइट है। पोइबो भी आपको सेटर्न का ही सैटेलाइट। इसमें पूछा गलत कौन है, तो यूरेनस का जो नाम दिया है, यूरेनस का यह आपको सैटेलाइट नहीं है। एक बार मैप में आपको ये देखिए, आपको धरती का जो सैटेलाइट है उसको मून कहते हैं। मार्स का दो सैटेलाइट है, फोबोस और डीमोस। और जुपिटर का तो आपको बता दिए कैल्सिटो है। सेट्रॉन का सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है वो टाइटन है और फुइबो भी है। और यूरेनस का जो है आपको ये है पक, तो ये सब नाम दिया गया है। याद रखिएगा, जो फुइबो जो था वो आपको यूरेनस का नहीं है, वो किसका है? सेटर्न का। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑल लैटिट्यूड हैव द सेम लेंथ। तो लैटिट्यूड का लेंथ सेम जो होता है नहीं होता, लैटिट्यूड का लेंथ सेम नहीं होता है। द लेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूड इज ग्रेटर इन द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। तो लॉन्गिट्यूड जो है उसका लेंथ सेम होता है। याद रखिएगा, धरती पर लॉन्गिट्यूड का लेंथ कहीं भी सेम होता है। द डिस्टेंस बिटवीन लैटिट्यूड इंक्रीजेज टुवर्ड्स द पोल। तो याद रखिएगा, लैटिट्यूड, दो लैटिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस है वो फिक्स होता है। द डिस्टेंस बिटवीन, तो ये गलत है।
ऑल लैटिट्यूड हैव द सेम लेंथ, यह भी गलत है। द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेस टुवर्ड्स द पोल, तो जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाइएगा लॉन्गिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज करने लगता है, तो यह पॉइंट आपको सही है, डी आपको सही है। उसके बाद 49th पैरेलल लाइन फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो 49th जो पैरेलल लाइन है यह आपको किस दो कंट्रीज के बीच में बाउंड्री बनाता है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा के बीच में बाउंड्री बनाता है 49th पैरेलल लाइन। यह देखिएगा, यह 49th पैरेलल लाइन किसके बीच में बाउंड्री बनाता है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा के बीच में बाउंड्री बनाता है। उसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीरस क्लाउड, हमने आपको बताया जो क्लाउड को हम लोग चार भाग में बांटते हैं, सीरस क्लाउड, उसके बाद क्यूमुलस क्लाउड, तीसरा हुआ स्टेटस क्लाउड और चौथा हुआ निम्बस क्लाउड। इसमें सबसे ज्यादा हाइट पर जो क्लाउड होता है उसको सीरस क्लाउड कहते हैं। सिचुएटेड एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड, सही है। स्प्रेड आउट इन पैरेलल लाइन्स लाइक ए व्हाइट शीट, तो ये जो सीरस क्लाउड होता है इसी लाइन की तरह होता है, अभी आपको मैप में दिखाएंगे। फाउंड बाय मीटिंग ऑफ एयर मासेज ऑफ अपोजिट नेचर, तो यह गलत है। इंडिकेटर ऑफ साइक्लोन अराइवल, अभी हम आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताए थे, जो सीरस क्लाउड को देखकर जो मेट्रोलॉजिस्ट लोग हैं वो साइक्लोन के अराइवल का पता करते हैं, तो यह पॉइंट आपको सही है, इसमें सी जो है यह गलत है। एक बार हम आपको क्लाउड का दिखाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया आए क्लाउड का। ये देखिए अभी दिखाए थे जो कनाडा और अमेरिका के बीच में 49th पैरेलल जो है यह लाइन डिवाइड करता है कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। यह है सीरस क्लाउड। सीरस क्लाउड जो है आपको लाइन की तरह होता है और ये सबसे ज्यादा हाइट पर होता है। देखिए हाई, मिड और लो क्लाउड के हाइट पर जब विभाजित करते तो यह होता है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ब्लॉक माउंटेन, तो हम लोग को मालूम है जो ब्लॉक माउंटेन फोल्ड माउंटेन होता है, तो यहाँ पर जो ब्लॉक माउंटेन है तो ब्लैक फॉरेस्ट, जो ब्लैक फॉरेस्ट आपको जर्मनी में पाया जाता है और सिएरा निवेडा आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, तो यह दोनों आपको ब्लॉक माउंटेन है। एटलस माउंटेन और अरावली जो है यह आपको फोल्ड माउंटेन है। अरावली और एटलस जो है फोल्ड माउंटेन है, ब्लैक फॉरेस्ट और सिरीन निविडा जो है आपको ब्लॉक माउंटेन है। तो इसमें 1 और 2 जो होगा सही है आंसर होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 31st का ये हो जाएगा। 31st का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। एक मिनट ये देख लीजिए, ये भी लोग देखिए यहाँ पर ब्लैक फॉरेस्ट जो आपको पता है ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है, तो जर्मनी के एकदम साउथ में ब्लैक फॉरेस्ट है। यह आपको कौन सा है, यह आपको ब्लॉक माउंटेन है। उसी तरीके से सेरा न्यूविटा जो है यह आपको जो है अमेरिका का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सेरा न्यूविटा माउंटेन है। ये एटलस माउंटेन कहाँ पर है, तो एटलस माउंटेन आप देख रहे हैं जो अफ्रीकन कंटिनेंट के एकदम नॉर्दर्न वाले इलाके पर ये एटलस माउंटेन है, ये आपको फोल्ड माउंटेन है, याद रखिएगा फोल्ड। और अरावली तो आपको राजस्थान में भारत में है, वो उसका लोकेशन दिखाने की कोई जरूरत नहीं, वो तो आपको मालूम होगा ही अरावली। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ब्लॉक माउंटेन है, तो ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी का सिरेनिटा। उसका दूसरा रेफरेंस टू सिस्मिक वेव व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, पी वेव इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव, तो यह गलत है। सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रक्टिव वेव है वो है एल वेव, एल मतलब लव वेव, तो लव वेव जो है वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव है। एस वेव मूव्स ओनली इन द सॉलिड मीडियम, तो यह पॉइंट सही है। अर्थक्वेक वेव को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक बॉडी वेव और एक सरफेस वेव। बॉडी वेव और सरफेस वेव, तो बॉडी वेव जो है दो टाइप का होता है, पी वेव और एस वेव, और सरफेस वेव जो होता है दो टाइप का है, मेनली आर और एल। तो जो एल है बॉडी वेव और सरफेस वेव में सबसे खतरनाक है सरफेस वेव। सरफेस वेव में जो दो टाइप का उसमें से सबसे खतरनाक है आपको एल वेव जो है लव वेव, तो लव वेव जो आपको सरफेस वेव है ये सबसे खतरनाक है चारों में। तो पी एस आर और एल में सबसे खतरनाक है एल वेव। तो पी वेव आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव गलत है, पी वेव मूव्स ओनली इन सॉलिड मीडियम सही है। जो आपको यह जो एस वेव सॉलिड मीडियम में केवल होता है, पी वेव आपको सॉलिड लिक्विड दोनों में और गैस दोनों में मूव करता है। पी वेव शैडो जोन इज वाइडर देन द एस वेव, तो यह गलत है। एस वेव का जो शैडो जोन है वह वाइडर होता है, तो यह गलत है। पी वेव का शैडो जोन जो है वह छोटा होता है एस वेव की तुलना में। तो यहाँ पर 1 और 3rd गलत है, आपको सेकंड जो है यह आपको सही है। तो 32nd का जो है केवल इसमें करेक्ट कौन सा होगा, तो ऑप्शन सी जो है यह आपका करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोडिंग। तो यहाँ फिलीपींस में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस नाम से जानते हैं। जैसे भारत में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूम खेती के रूप में हम लोग जानते हैं, उसी तरीके से फिलीपींस में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को चैन गिन के नाम से जानते हैं। ये याद रखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम है फिलीपींस में चैन गिन। मलेशिया में लदांग, मलेशिया में क्या कहते हैं लदांग कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। जारे में मासोलो और बेनुजुला में कौन यूको, तो ये सब शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम है जिसको हम लोग भारत में झूम की खेती कहते हैं। तो बेनुजुला में कैन यूको, जारे में मासोलो, मलेशिया में लदांग
और फिलीपींस में चैन गिल कहते हैं। तो यह नाम आप सिप्टी कल्टीवेशन का याद रखिएगा। तो इसके आंसर क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। चारों जो है आपको सही ढंग से ही अरेंज किया। उसके बाद है, इफ द टेम्परेचर ऑफ एयर इंक्रीजेज देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द इम्पैक्ट ऑन रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो अगर टेम्परेचर किसी एयर मास का इंक्रीज होगा तो उस एयर मास में जो ह्यूमिडिटी है वह कम हो जाएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगा, उस एयर मास का वाटर कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगा, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल डिक्रीज। तो जैसे ही आप टेम्परेचर ऑफ एयर मास इंक्रीज करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वह डिक्रीज कर जाता है। तो 34 का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। उसका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जो पुश फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन माइग्रेशन। तो किसी भी लोग जगह से जो आदमी का पुश फैक्टर, एक होता है पुल फैक्टर, एक होता है पुश फैक्टर। पुल मतलब कोई जगह जो है अट्रैक्ट करता है लोगों को, और पुश फैक्टर जो लोगों को उस जगह से भागने के लिए मजबूर कर देता है। तो नेचुरल डिजास्टर अगर किसी जगह पर होगा तो वह नेचुरल डिजास्टर विल वर्क एज ए पुश फैक्टर। तो नेचुरल डिजास्टर जैसे भी मणिपुर में नेचुरल डिजास्टर हो रहा है, मैन मेड डिजास्टर है, तो दैट इज वर्किंग एज ए पुश फैक्टर। तो नेचुरल डिजास्टर वर्क एज ए पुश फैक्टर। अगर पीस और स्टेबिलिटी होगा किसी लोकेशन में तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, वो पुल फैक्टर हो जाएगा। सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ये पुल फैक्टर है। फेवरेबल क्लाइमेट जो है ये पुल फैक्टर है। डिजास्टर जो है ये पुश फैक्टर है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। उसके बाद है, अरेंज द फॉलोइंग लेक अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो यहाँ पर जो ग्रेट लेक आपको कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाउंड्री पर है, उसको बोला है, 5 जो ग्रेट लेक है उसको बोला है आपको वेस्ट से ईस्ट की तरफ अरेंज करने के लिए। तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ अगर हम इसको अरेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? तो ये वेस्ट से ईस्ट में आपको आएगा ये। पहले कौन सा आएगा? तो पहले आएगा आपको मिशिगन, मिशिगन के बाद आएगा हुरोन, हुरोन, उसके बाद आएगा ईरी, और उसके बाद आएगा ओंटारियो। तो एक बार हम लोग इस 5 जो ग्रेट लेक है उसको भी एक बार लोकेशन देखते हैं। यह देखिए, यह ग्रेट लेक है। सबसे पहले अगर सुप्रियर तो उस ऑप्शन में नहीं था, नहीं तो पहले सुप्रियर आता। तो लेक सुप्रियर जो सरफेस एरिया के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। याद रखिएगा, सरफेस एरिया के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? तो लेक सुप्रियर है। तो लेक सुप्रियर के बाद अगर हम इधर जाए तो कौन सा है? लेक मिशिगन। लेक मिशिगन के बाद कौन सा है? लेक हुरोन, उसके बाद लेक ईरी, और सबसे लास्ट में कौन सा है? लेक ओंटारियो। तो यह पांचों जो लेक है इसका जो है आप नाम याद रखिएगा, पहले सुप्रियर, फिर है मिशिगन, उसके बाद है हुरोन, उसके बाद है लेक ईरी, और उसके बाद है लेक ओंटारियो। तो यह पांचों लेक जो है, यह ग्रेट लेक जो है आपको यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के बीच में बाउंड्री का काम करता है। यह पॉइंट सही है। यह हो गया आपको ऑप्शन। उसका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म्स द बर्ड्स फुट डेल्टा। तो डेल्टा जो बर्ड्स फुट के शेप में बनाता है। तो याद रखिएगा, मिसिसिपी, मसूरी जो है यह आपको मिसूरी, यह आपको बर्ड्स फुट शेप का डेल्टा बनाता है। मिसिसिपी, मसूरी, यह आपको याद रखना होगा। तो 37 की क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। उसके बाद मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग। तो ग्रासलैंड जो दुनिया में जो ग्रासलैंड पाया जाता है, वो ग्रासलैंड को दुनिया के अलग अलग भागों में अलग अलग नाम से जानते हैं। तो प्रेरी जो है, प्रेरीज ग्रासलैंड हम लोग कहाँ पर ग्रासलैंड को प्रेरी नाम से कहाँ पर जानते हैं? प्रेरीज तो नॉर्थ अमेरिका में। कैंपास कहाँ पर है? तो अर्जेंटीना में। कैंपॉस कहाँ पर है? तो कैंपॉस जो है आपको ब्राजील में। और स्टेपी कहाँ पर है? तो यूरेशिया में। स्टेपी ग्रासलैंड को हम लोग कहाँ पर कहते हैं? तो यूरेशिया में कहते हैं। एक बार इसको भी देखिए। ये देखिए, प्रेरी जो है आपको अमेरिका में प्रेरी है, स्टेपी जो है यूरेशिया में है, पेम्पॉस पेम्पास जो है अर्जेंटीना में। उसके बाद सवाना, ठीक है, ये हो गया। और आपको ये देखिए, ये कंपोस कैंपॉस जो है आपको ब्राजील वाला जो इलाका है वहां पर जो ग्रासलैंड है उसको कैंपॉस कहते हैं। अमेरिका में प्रेरीज कहते हैं। यूरेशिया जो है यहाँ स्टेपीज कहते हैं। अर्जेंटीना में जो है पेम्पॉस कहते हैं। वेनेजुला में लैनोस कहते हैं। तो यह जो अलग अलग नाम दिया गया है ग्रासलैंड का, यह भी आपको याद रखना होगा। जो कैंपॉस ग्रासलैंड को किस जगह पर कहते हैं? तो ब्राजील में कहते हैं। पेम्पॉस ग्रासलैंड को कहाँ पर कहते हैं? तो अर्जेंटीना में कहते हैं। लैनोस कहाँ पर कहते हैं ग्रासलैंड को? तो वेनेजुला में कहते हैं। अमेरिका में ग्रासलैंड को प्रेरीज कहते हैं। यूरेशिया में स्टेपीज कहते हैं। तो इतना याद आपको रखना होगा, ग्रासलैंड का अलग अलग लोकेशन पर क्या नाम से जानते हैं। तो 38 का क्या आंसर हो जाएगा? आपको 38 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 38 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी सेल है? तो 3 टाइप का रॉक होता है। एक होता है आपको इग्नियस, दूसरा होता है सेडिमेंट्री, और तीसरा होता है मेटामॉर्फिक। तो इसमें से पूछ रहा कौन सा सेडिमेंट्री रॉक है? याद रखिएगा, सेंट स्टोन जो है यह आपको सेडिमेंट्री रॉक है। ग्रेनाइट और माइका जो है ये आपको इग्नियस रॉक है। और नीस जो है ये आपको मेटामॉर्फिक रॉक है।
तो सैंडस्टोन तो हमेशा याद रखिएगा यह सेडिमेंट्री रॉक है। ग्रेनाइट और माइका इग्नियस और नीस जो है यह आपको मेटामॉर्फिक रॉक है। उसके बाद पूछ रहा है रोटरडम द इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ यूरोप इज सिचुएटेड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो रोटरडम जो आपको नीदरलैंड में है यह आपको किस रिवर के किनारे में बसा हुआ है। तो रोटरडम जो है आपको राइन रिवर के किनारे में बसा हुआ है। तो रोटरडम एक राइन रिवर के किनारे में बसा हुआ है। हम लोग एक बार इस रिवर के लोकेशन को देखते हैं। और यहाँ उसके बाद जो 4 और रिवर है ओडर, डान्यूबी और सीन रिवर, इसको भी लोकेशन वाइज हम लोग मैप पर देखते हैं। तो ये है आपको कौन सा रिवर, रिवर राइन। तो देखिए कितना बड़ा रिवर राइन स्विट्जरलैंड होते हुए, जर्मनी सब होते हुए नीदरलैंड में जाता है। इधर आपको रोटरडम, तो रोटरडम आपको राइन रिवर के किनारे बसा हुआ कंट्री है। ये है डैन्यूबी रिवर। डैन्यूबी रिवर भी आपको जर्मनी से निकलता है और ये ब्लैक सी में आपको मिलता है, ब्लैक सी में डैन्यूबी रिवर। तो डैन्यूबी रिवर भी आपको एक इंपॉर्टेंट यूरोप का रिवर है, जर्मनी से निकल के ब्लैक सी में जाता है। उसके बाद ये सीन रिवर जो है, जो अभी सीन रिवर के पास यहाँ पर क्या था, पेरिस ओलंपिक भी हुआ है। तो ये सीन रिवर केवल पेरिस में ही है, एक इसी कंट्री में सीन रिवर आपको यहाँ इंग्लिश चैनल में मिल जाता है। सीन रिवर पेरिस कंट्री का है। उसके बाद ओडेर रिवर जो है यह आपको पोलैंड का ही है, पैराग्यू से निकलता है और वो ये पोलैंड है। तो यहाँ पे पूछा था रोटरडम किस नदी के किनारे है, तो रोटरडम आपको राइन रिवर के किनारे है। तो उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड द बेस्ट फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड एट द लॉरिस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024। तो बेस्ट फीमेल अवार्ड किसको दिया गया था, इटिना बॉन मार्टी, ये फुटबॉल प्लेयर है, इसको दिया गया है आपको बेस्ट फीमेल एथलीट अवार्ड। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपको ये हो जाएगा, स्पेनिश फुटबॉल है। तो फर्स्ट फुटबॉलर है ये, तो ठीक है। हाँ, ये महिला है और एटिना बॉन मार्टी। तो बेस्ट फीमेल एथलीट अवार्ड दिया गया। उसके बाद है कुछ बुक का नाम दिया गया, टाइम स्पेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल। यह जो टाइम स्पेंट और डिस्टेंस ट्रेवल है यह बुक किसने लिखा है, तो यह बुक जो है टाइम स्पेंट और डिस्टेंस ट्रेवल बुक शिवराज बी पाटिल के द्वारा लिखा गया। शिवराज बी पाटिल के द्वारा। एक समंदर मेरे अंदर यह संजीव जोशी के द्वारा लिखा गया। स्वेलिंग द सन यह लक्ष्मी पुरदेश्वर पुरी के द्वारा और लिखा गया है। और ये जो डबलिंग इन द डिप्लोमेसी एस डी मुनि के द्वारा लिखी गई बुक है। तो यह चारों बुक का नाम आप याद रखिएगा। यहाँ पर शिवराज बी पाटिल जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने एक बुक लिखा टाइम स्पेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल। तो यहाँ पर चारों पॉइंट जो है आपको सही है, इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी। उसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द वर्ड ऑफ द ईयर बाय कॉलिंस डिक्शनरी। तो वर्ड ऑफ द ईयर जो है आपको कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार 2023 में कौन सा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसी तरीके से 2022 ईस्वी में कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर परमा क्राइसिस को दिया था। तो कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और 2022 का कौन था, परमा क्राइसिस था। रीज जो है वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार है। रीज वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार है और मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर 2023 ऑथेंटिक है। तो अलग अलग डिक्शनरी अलग अलग वर्ड ऑफ द ईयर घोषणा करता है। तो कॉलिंस डिक्शनरी जो है आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया। 2022 में परमा क्राइसिस को ये कॉलिंस डिक्शनरी ने घोषित किया था। ऑक्सफोर्ड ने रीज शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 और मेरियम वेबस्टर जो डिक्शनरी है उसने ऑथेंटिक शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है 2023 के लिए। यहाँ पर पूछा कॉलिंस डिक्शनरी 2023 में, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेंबर कंट्रीज ऑफ फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस। तो फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस जो है इसके मेंबर कौन है, तो इसके ये मेंबर जो है आपको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और इसमें से कौन होगा, यूके होगा। 44 का जो है आपको यूके होगा फाइव आइज में। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स। यह फाइव आइज अलायंस कब बना था, तो 1946 में बना था। जापान इसका भाग नहीं है। तो इंटेलिजेंस के लिए ये पांचों कंट्री, 4 कंट्री और यूके का इसमें नाम नहीं दिया गया है। इसका तो आंसर क्या रहेगा 1 2 4 5 1 2 4 5 डी। और यूएसए भी रहता तो इसमें यूएसए भी रहता। तो ये अलायंस आपको 1946 में बना था इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन को शेयरिंग करने के लिए। जापान इसका भाग नहीं। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज लॉन्च्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज लॉन्च्ड जल दिवाली अभियान। तो जल दिवाली अभियान किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, तो याद रखिएगा जल दिवाली अभियान जो है आपको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका प्रयोजन क्या था, जो महिलाएं हैं उसको बताया जाए जो पानी कहाँ पर साफ होता है, पानी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो महिलाओं को पानी का इंपॉर्टेंस और कैसे पानी को रिफाइन किया जाता है, सफाई होता है, इस सब के इंफॉर्मेशन देने के लिए जल दिवाली अभियान
चालू किया गया था। ये याद रखिएगा, जल दिवाली अभियान महिलाओं को वाटर के बारे में इंफॉर्मेशन और अवेयर करने के लिए स्टार्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। ये कब से कब तक चला था? तो 7 से 9 नवंबर 2023 तक चला था। 7 से 9 नवंबर 2023 तक महिलाओं को अवेयर करने के लिए जल दिवाली अभियान चलाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स। विथ रेफरेंस टू कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है अभी रिसेंटली जो है ये खत्म हुआ। रिसेंटली इट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन द मालदीव, तो नहीं ये मॉरिशस में, ये वर्चुअली हुआ था, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हुआ था और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? तो मॉरिशस ने किया था। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के मेंबर कौन कौन है? तो इंडिया है, श्रीलंका है, मालदीव है, मॉरिशस है और बांग्लादेश है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जिसको ऑर्गेनाइज वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर मॉरिशस ने इस साल किया था, इसके मेंबर इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और बांग्लादेश है। इंडिया हैज बीन इंक्लूडेड इन इट एज एन ऑब्जर्वर, गलत है, इंडिया फुल टाइम मेंबर है और अभी रिसेंटली मॉरिशस ने इसको वर्चुअली कंडक्ट किया था। तो दोनों पॉइंट इसमें से गलत है, करेक्ट तो कोई भी इसमें नहीं, इसका आंसर क्या आ जाएगा? आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद है प्रोजेक्ट कुश व्हिच वाज इन न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो प्रोजेक्ट कुश जो है ये आपको डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग रेंज मिसाइल के लिए है। तो प्रोजेक्ट कुश के तहत क्या होगा? ऐसा लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाने की कोशिश किया जा रहा है आपको, जो दूसरे कंट्री से मिसाइल आएगा उसको इंटरसेप्ट करेगा, उसको डिस्ट्रॉय करेगा। तो प्रोजेक्ट कुश जो है किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा बनाए जाने वाला लॉन्ग रेंज मिसाइल है, जो दूसरे कंट्री से आने वाली जो मिसाइल होगा उसको डिटेक्ट करेगा और डिस्ट्रॉय करेगा। तो प्रोजेक्ट कुश डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग रेंज मिसाइल डिटेक्शन एंड डिस्ट्रॉय ऑफ फॉरेन कंट्रीज मिसाइल करेगा। तो प्रोजेक्ट कुश याद रखिएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, Which of the following position has India got in the World Digital Competitiveness Ranking? तो वर्ल्ड डिजिटल कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में इंडिया का जो पोजीशन आया है 49th आया है। कितने कंट्रीज में? यह भी इंपॉर्टेंट बात है, जो 49th पोजीशन कितने कंट्रीज में आया है? तो 64 आउट ऑफ 64 कंट्रीज में वर्ल्ड डिजिटल कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में इंडिया का पोजीशन है आपको 49 आउट ऑफ 64। और यह रिपोर्ट किसने पब्लिश किया? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जो वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग रिलीज किया गया उसमें इंडिया का पोजीशन 49 था आउट ऑफ 64। उसके बाद अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स हु अमंग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट इन 2023। तो 2023 की जो सबसे हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट है वो है ईगा स्वियाटेक। ईगा स्वियाटेक जो है आपको टेनिस खेलती है और यह सबसे हाईएस्ट पेड है। ठीक है, भारत की भी एक है 12वें नंबर पर, वो है पीवी सिंधु। आउट ऑफ टॉप 25 जो वर्ल्ड हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट है उसमें पीवी सिंधु का पोजीशन 12 है और ईगा स्वियाटेक जो है इसका पोजीशन फर्स्ट है। ये पोलैंड की खिलाड़ी है। ठीक है, उसके बाद है सादिक नवाब शेहर हैज बीन अवार्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 फॉर उर्दू लैंग्वेज। ही हैज बीन अवार्डेड दिस अवार्ड फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो सादिक नवाब शोहर जो है इसको उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। किस किताब के लिए? तो राजदेव की अमराई। तो राजदेव की अमराई पुस्तक के लिए यह साहित्य अकादमी पुरस्कार उर्दू भाषा में 2023 के लिए मिला है। उसके बाद है ख्वाब शराब। तो यहाँ पर ख्वाब शराब को आपको 2022 में उर्दू भाषा में मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये 2022 में मिला था। ताजा हवा की तबीश को 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार उर्दू भाषा में मिला था। और अमावस में ख्वाब यह आपको 2020 में उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार इसको मिला था। तो यह यहाँ पर चारों जो है एक लाइन से साहित्य अकादमी पुरस्कार से मिला हुआ बुक है 20, 21, 22, 23। तो अभी जो लेटेस्ट है राजदेव की अमराई, ये किसके द्वारा लिखा गया? सादिक नवाब शहर के द्वारा लिखा गया उर्दू भाषा का नॉवेल। उसके बाद है यहाँ पर फिर माउंटेन रेंज का